नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ताजमहल का दीदार करने आए विदेशी पर्यटक कोविड संक्रमित पाया गया है। एक जांच के समय उसने खुद को अर्जेंटीना का नागरिक बताया था। जो मोबाइल नंबर दिया वो भी गलत निकला। अब प्रशासन उसे ढूंढने में लगा है। जी हां, अब पूरा स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन मिलकर विदेशी पर्यटक की तलाश कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी होटल से पर्यटक के रुकने संबंधी ब्यौरा मांगा है। पर्यटक का सैंपल 26 दिसंबर को ताजमहल में लिया गया था, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बुधवार को मिली है। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि पर्यटक का कोई भी पहचान पत्र जमा कराना तो दूर, देखा तक नहीं गया था। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहां पर लोगों को भारी पड़ सकती है। जो विदेशी पर्यटक है वो अभी तक लापता है। संक्रमित पर्यटक कहां ठहरा है, इन दिनों में कहां कहां वो घूम रहा है, इसकी कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास नहीं है। अब उसके संपर्क में आने वाले लोगों की भी संक्रमित होने की आशंका है। तो कोरोना संक्रमित एक विदेशी पर्यटक लापता है। अर्जेंटीना का नागरिक बताया जा रहा है, जिसने जो जानकारी होटल में दी थी वो सारी जानकारी और उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी फर्जी निकला है। अब स्वास्थ्य महकमा और पुलिस की टीम लगातार विदेशी पर्यटक को ढूंढने में लगी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी जुड़े हुए हैं। मयंक, यहां पर विभाग की एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। एक विदेशी पर्यटक जो घूमने आया था, ना तो उसका पहचान पत्र जमा कराया गया, उसने जो मोबाइल नंबर होटल में दिया था वो भी फर्जी निकला है, और सबसे बड़ी बात कि वो कोरोना संक्रमित है। जांच में उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और अभी तक वो लापता है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम अब उसे ढूंढने में, उसकी तलाश में जुटी हुई है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो आगरा है पर्यटन के तौर पर बड़ा मुख्य जगह मानी जाती है। उसी को लेकर अर्जेंटीना का जो युवक आया है वो जैसे जब ताजमहल परिसर के जब अंदर आप प्रवेश करते हैं तो एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में उसकी जांच कराई जाती है, उसकी सैंपलिंग ली जाती है। लेकिन हाल ही के दिन उसका जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई। इस तरह की जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य महकमे के ऊपर होती है। लेकिन जब वो विदेशी युवक जो ताजमहल का दीदार किया, लाल किले का दीदार किया और अन्य स्मारकों का दीदार करने के बावजूद जब उस युवक की जब दूसरे दिन जब रिपोर्ट जो है कोरोना की पॉजिटिव आती है तो स्वास्थ्य महकमे के बीच में हड़प मच जाता है। तो उसकी जो डिटेल्स के लिए जब कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि जो नंबर है वो पंजाब का नंबर है, वो भी फर्जी है, जिसपे जो कांटेक्ट है वो लग नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है विकराल है, क्योंकि जब स्वास्थ्य महकमे और प्रशासन के पास जब उसके ज्यादा जानकारी का ब्यौरा नहीं है तो उसके लिए उन्होंने एम्बेसी से मदद मांगी है। होटल संचालकों से मदद की गुहार लगाई गई है कि कोई भी अगर व्यक्ति उस विदेशी पर्यटक के बारे में अगर सूचना देता है तो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीन की जो रार, यानी कि चीन का जो कोरोना का कहर है वो कहीं ना कहीं आगरा तक दस्तक देने की पूरे भरकम प्रयास कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य महकमे की ये लापरवाही पूरे आगरा भर को भारी पड़ सकती है। बिल्कुल मयंक, महकमे की ये लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिस होटल में वो ठहरा था वहां पर भी एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है कि पर्यटक का कोई भी पहचान पत्र जमा नहीं कराया गया, देखा तक नहीं गया, और जिसकी वजह से अब वो पर्यटक कहां से आया है, कहां घूम रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में उसे तलाश करना बड़ा मुश्किल होगा पुलिस के लिए भी। अर्जेंटीना का वो नागरिक बताया जा रहा है। युवक के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि वो कहां से आया था, कहां कहां वो ठहरा है? देखिए, मैं बता दूं कि जब उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो जो विभागीय जो है टीम्स हैं, रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, बिल्कुल हरकत में आई। उसके बाद उसकी डिटेल निकालने का प्रयास किया गया। जो फोटो कॉपी उसकी जो पासपोर्ट की वहां लगाई गई थी उस पर जो नंबर लिखा गया था वो फर्जी निकला है। फिलहाल बहरहाल पूरी स्थिति में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो अर्जेंटीना का युवक सीधे दिल्ली से आया या जयपुर से आया, कहां से आया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इस पूरे मामले को लेकर टीम गठित कर दी गई है। टीम के द्वारा होटल संचालकों से लगातार उसका ब्यौरा मांगा जा रहा है, एम्बेसी से मांगा जा रहा है। कि अभी तक ये फिलहाल ये भी पता नहीं कर पा रहा है कि उस युवक के साथ कितने और लोग थे, क्या वो कोरोना से संबंधित बीमारी से प्रभावित है या नहीं है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई। तो आगरा में अगर वो ठहरा है तो वो कहाँ ठहरा है, आगरा से बाहर जा चुका है, ये तमाम बड़े सवाल जो हैं उस टीम गठित करने की तलाश में ये इंक्लूड किए गए हैं। बिंदु विस्तार के हिसाब से उस युवक की तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के अगले दिन इस बात का पता चलता है, क्योंकि एक तरीका जो होता है
कि ताजमहल परिसर में जब विदेशी पर्यटक आते हैं तो आने वाले 1-2 घंटे में उसकी सैंपलिंग की जांच हो जाती है और नेगेटिव क्योंकि एक दिन अगर नहीं होता तो शायद हो सकता है कि एक दिन पहले ही अगर लापरवाही नहीं बरती जाती तो इस जी विदेशी युवक को आगरा प्रशासन के द्वारा इलाज मुहैया करा दिया जाता। बिल्कुल मयंक, अब न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर पे भी काफी मात्रा में, मतलब बड़ी संख्या में जो पर्यटक है वो ताजमहल या अन्य धार्मिक स्थलों पर आते हैं घूमने के लिए। तो इस हादसे से प्रशासन ने क्या कुछ सबक लिया है और आगे क्या कुछ तैयारी की गई है, ताकि आगे अगर कोई पर्यटक आता है या उसकी जांच कराई जाती है तो जांच से पहले वो धार्मिक स्थलों में एंट्री उसको मिल सकती है नहीं। इस हादसे से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सबक लेकर प्रशासन द्वारा? आगरा जो है, बिल्कुल आपको बता दें कि दूसरी लहर में आगरा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तमाम बड़ी त्रासदी जो है आगरा से गुजर के गई है, उससे लेकर तमाम बड़ी खबरें जो है आगरा से निकल के सामने आई थी। तो उसी को लेकर स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल तैयार है, मॉक ड्रिल जैसी चीजें कर रहा है। वहीं आपको बता दें, जब विदेशी पर्यटक रेलवे, ट्रेन या गाड़ी के माध्यम से आता है या एयरपोर्ट के माध्यम से आता है तो एयरपोर्ट में एक बूथ बनाया गया है जिसमें कोरोना की सैंपल्स की जांच हो रही है। उसके बाद ताजमहल परिसर में जब घुसता तो हर स्मारक के आगे कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनाई गई। लेकिन कुछ छोटी लापरवाही की वजह से इस तरह के बड़े हादसे हो सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। पिछले हफ्तों में कितने विदेशी पर्यटक आए, आगरा में रुक रहे हैं या बाहर रुक रहे हैं, इस बात का भी ब्यौरा जो है एम्बेसी और तमाम होटल संचालकों के द्वारा निकाला जा रहा है। और फिलहाल कहीं ना कहीं आगरा बड़ा मजबूत है। स्वास्थ्य बिल्कुल मयंक, अब देखना होगा कि प्रशासन ने इस हादसे से क्या सबक लिया है और ये जो लापता पर्यटक है इसको कब तक पुलिस की टीम ढूंढ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका मयंक। तो आगरा में ताजमहल का दीदार करने वाला आया एक विदेशी पर्यटक कोरोना संक्रमित मिला है और सबसे बड़ी बात कि वो युवक लापता है। चुनाव आयोग प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके तहत अब चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है। आयोग ने 16 जनवरी को सभी पार्टियों के लिए इसका लाइव डेमो भी रखा है। प्रवासी वोटर्स अब कहीं पर भी मतदान कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने एक रिमोट वोटिंग सिस्टम बनाया है जिससे जो मतदाता हैं, जो प्रवासी वोटर्स हैं, वो जिस शहर में हैं वहां पर ही मतदान कर सकते हैं। 16 जनवरी को इस रिमोट वोटिंग सिस्टम का लाइव डेमो होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 16 जनवरी को इसका लाइव डेमो होगा जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी इस लाइव डेमो में शामिल होंगी। तो बड़ी राहत की खबर है प्रवासी वोटर्स के लिए। इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग सिस्टम बनाया है जो जल्द ही शहर भर में, देश में लागू किया जाएगा, जिससे जो प्रवासी वोटर्स हैं वो जहां पर रहते हैं वहां पर ही मतदान कर सकते हैं। उनको अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रवासी वोटर्स अब कहीं पर भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने एक वोटिंग रिमोट सिस्टम बनाया है जिसके जरिए जो प्रवासी वोटर्स हैं वो जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, वहीं पर ही ईवीएम के जरिए मतदान कर सकते हैं। राहत की खबर है उनके लिए। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। नितिन, चुनाव आयोग ने प्रवासी वोटर्स के लिए नई सुविधा शुरू करने वाली है और रिमोट वोटिंग सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत जो प्रवासी वोटर्स हैं जिस शहर में रह रहे हैं वहीं ईवीएम के जरिए मतदान कर सकते हैं। जी देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल यहाँ पर शुरुआत कर दी, जिसको देखते हुए यहाँ पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से जो है प्रवासी लोगों के लिए बड़ी पहल है कि जो चुनाव प्रवासी लोग यहाँ दिल्ली में या मुंबई में अलग अलग जिलों में रुकते थे, अपने चाहे यहाँ जो नौकरी करने के लिए आते थे या पढ़ाई करने के लिए लोग जो आते थे, बाहर से लोग आते थे, उनको जो है वोट डालने के लिए उनके गृह प्रवेश जाना पड़ता था। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग ने जो मशीन या वोटिंग मशीन है उसको जो उनके वोटिंग मशीन यहीं पर रख दी गई और साथ ही इस तरीके जो डेमो है इसका जो 16 जनवरी को ये डेमो कराया जाएगा और इसमें सभी राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको जो है आमंत्रित किया गया कि आखिरकार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल यहाँ पर की है, जिस तरीके से जो मशीनों के द्वारा जो लोग बाग अपने घर जाते थे, प्रवासी लोग वोटिंग डालने के लिए काफी दिन के लिए घर चले जाते थे, उनकी छुट्टियां भी कटती थी, रोजगार जो यहाँ पर करने के लिए आते थे। लेकिन अब की बार जो मैं यहाँ पर चुनाव आयोग ने एक अच्छी पहल उठाई, जिस तरीके से जो लोग जहाँ रहे हैं वो वोट वहीं पे डाल सकते हैं अपने बूथ के नाम के, चाहे बूथ
वोटर लिस्ट में नाम होगा तो जब ही वो वोट डाल सकते हैं। क्योंकि 72 निर्वाचन जो है यहाँ पर जो लोग वोट डाल सकते हैं, अलग अलग जिले के लोग यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। जो डेमो है वो 16 जनवरी को यहाँ पर कराया जाएगा। तब यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि जिस तरीके का डेमो जो यहाँ पर चलाया जाएगा, जो लोग यहाँ पर आए थे चुनाव आयोग की तरफ से जो है यहाँ पर अच्छी पहल एक कराई गई है, तो उसी को देखने के लिए चुनाव आयोग पहली जो है वोटिंग मशीन जो है यहाँ पर लोगों से वोट करवाई जाएगी। और इसमें देखा जाएगा कि चुनाव 2024 का भी नजदीक आ रहा है, तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग एकदम जो है अच्छा फैसला यहाँ पर उठाया। जो प्रवासी लोग काफी परेशान रहते थे, अपने घर जाने के लिए लोग यहाँ पर जाते थे और यहाँ पर काफी दिनों के लिए छुट्टियां भी लोगों की होती थी, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, चाहे स्कूल के लिए बच्चों को यहाँ पर लाते हैं, शिक्षा के लिए बात किया तो शिक्षा के लिए लोगों को यहाँ पढ़ाने के लिए लोग लाते थे और नौकरी करने के लिए लोग दिल्ली जैसे शहर में आके रुकते थे। लेकिन अब की बार जो चुनाव आयोग ने उनके लिए मशीन जो है वहीं पर भेजी गई और जो वोटिंग सिस्टम है यहाँ पर जो है पूरी तरीके रिमोट वोटिंग का कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिया जाएगा। उनको जो अपने वोट अपने ही बूथ पे डालेंगे और अपने ही गाँव के लोगों के जो लोग के चाहे प्रधानी का चुनाव हो या तमाम कोई से भी ना किसी भी पार्टी का चुनाव हो, वो वोट वहीं से ही डालेंगे। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग रुकते थे आके, तो उनको जो वोटिंग जो रिमोट वोटिंग कंट्रोल यहाँ पर रखा जाएगा और वो जो वोट है उन्हीं के बूथ पे जाएगी। बिल्कुल नितिन, बहुत बड़ी राहत यहाँ पर प्रवासी वोटर्स को मिलेगी चुनाव आयोग की इस योजना के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो चुनाव आयोग ने प्रवासी वोटर्स के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया है। 16 जनवरी को इसका डेमो किया जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक दल इस डेमो जब ये किया जाएगा वहां पर शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने 2023 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, साल 2023 बिहार के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहने वाला होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में महागठबंधन का कोई और चेहरा होगा। 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। इसके साथ ही सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है, इसलिए 2023 में भारी उथल-पुथल महागठबंधन में देखने को मिलेगी। 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि 2023 महागठबंधन के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा, काफी उलटफेर वाला होगा। साल बिहार के लिए भारी उथल पुथल का साल होगा और 2023 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। महागठबंधन का ही कोई व्यक्ति होगा, तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इसलिए नीतीश जी ने जिस प्रकार धोखा देने का काम किया, इससे 2023 ये भारी राजनीतिक उथल पुथल का वर्ष होगा। सर, कल कैबिनेट में हेलीकॉप्टर महाराष्ट्र में असली शिवसेना के दावे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट हर दिन आए दिन भिड़ते हुए नजर आते हैं। इसी सिलसिले में एक बार फिर दोनों गुटों में बीएमसी ऑफिस में झड़प हो गई। दरअसल शिंदे गुट के लोगों ने बुधवार को बीएमसी कार्यालय में बने शिवसेना दफ्तर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान वहां मौजूद उद्धव गुट के नेताओं ने इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पहले तो दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी हुई, उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को किसी तरह शांत करवाया। तो बीएमसी मुख्यालय पर शिंदे और ठाकरे गुट के सदस्य आपस में भिड़ गए हैं। अचानक शिंदे गुट के जो सदस्य हैं उन्होंने बीएमसी कार्यालय पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद जो उद्धव गुट के सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया, जहां पर दोनों सदस्यों के बीच में झड़प हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। बिहार की राजधानी पटना का सियासी पारा जेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीद मामले को लेकर गर्म हो गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्य सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इस बाबत सीएम नीतीश कुमार को हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ का 12 सीटर जेट प्लेन और 100 करोड़ का 10 सीटर हेलीकॉप्टर खरीदने का सरकार का फैसला बिहार जैसे गरीब राज्य की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग करना है। इससे जनता की सेवा का कोई लेना देना नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा, नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए देश भर में दौरा करने और प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए बिहार के खजाने पर 350 करोड़ से अधिक का बोझ डालने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासनकाल में अब तक कोई विमान हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा, तो अब क्या जरूरत पड़ गई है? अब क्या वो अपने उत्तराधिकारी के लिए ये खरीद कर गिफ्ट करना चाहते हैं? तो विमान हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले पर बीजेपी पर सुशील कुमार मोदी ने हमला बोला है। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का
12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, आपने बस और ट्रेन में अक्सर सीट को लेकर यात्रियों के बीच झगड़े देखे होंगे, लेकिन अब ये झगड़े जमीन से हजारों मीटर की ऊंचाई पर भी देखने को मिल रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है, जिसमें बैंकॉक से आ रही फ्लाइट में भारतीय यात्री न सिर्फ झगड़े बल्कि उनमें जमकर मारपीट भी हुई। वहीं प्लेन का क्रू स्टाफ उन्हें लगातार शांत कराने की कोशिश करता नजर आया। वायरल हो रही इस लड़ाई के वीडियो में 2 व्यक्तियों को आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है, जिसके कुछ ही देर बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जबकि विमान के चालक दल के सदस्य स्थिति को शांत कराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ना एयर होस्टेस की सुनी, किसी की नहीं सुनी और दोनों आपस में बहस करते रहे और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है। बैंकॉक से ये फ्लाइट आ रही थी, जहां पर 2 यात्री आपस में ही भिड़ गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में तेजी से नाम बदले जा रहे हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम बदलने पर अपनी सहमति दे दी। नाम बदलने की सिफारिश खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। ये दोनों स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और देवरिया जिले से संबंधित है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि जानकारी के मुताबिक गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर अब चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल करने के लिए गृह मंत्रालय ने एनओसी जारी की है। इसके साथ ही अब दोनों जगहों के नाम बदलने पर मोहर लग गई है। दरअसल गृह मंत्रालय नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार विचार करता है और इसी कड़ी में इसी के तहत यूपी में 2 जगहों के नाम बदलने पर गृह मंत्रालय ने अपनी सहमति दी है। गोरखपुर और देवरिया में 2 जगहों के नाम बदले जाएंगे। गोरखपुर का मुंडेरा बाजार अब चौरी चौरा कहलाएगा और देवरिया के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल हो गया है। जनपद देवरिया में तहसील बहराइच में विकासखंड भागलपुर है और उसमें एक ग्राम पंचायत तेलिया अफगान के नाम से जानी जाती रही है पहले। इस विषय में ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया था 2019 में और प्रशासन की संस्तुति सहित ये गया था कि चूंकि यहाँ पर इस समय अफगान बिरादरी के लोग वहाँ नहीं रहते हैं, 1-2 घर ही मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार के हैं, तो ग्राम पंचायत का ये प्रस्ताव था कि तेलिया शुक्ल नाम से ज़्यादा उसका प्रचार है और लोग जाना चाहते हैं इस नाम से। इस क्रम में जनपद प्रशासन देवरिया द्वारा इसमें संस्तुति की गई थी और शासन से सूचना मिली है कि इस विषय में आदेश निर्गत हुए हैं और उसका हम लोग जैसा शासन की नोटिफिकेशन जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, सभी अभिलेखों में, शासकीय अभिलेखों में इसको फिर तेलिया शुक्ल के रूप में जाना जाएगा। चौरी चौरा बाजार जो पहले अमरोहा के गजरौला में पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस के किसी भी कार्यकर्ता का देश की आजादी में योगदान नहीं रहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा, देश को आजाद सिर्फ गांधी जी ने ही कराया है। बीजेपी का आजादी में कोई रोल नहीं रहा है, अटल जी का भी नहीं रहा है, ये बात तो सच है। हम उनका सम्मान करते हैं, एज ए प्रधानमंत्री रहे हैं वो। हम इनकी तरह निकम्मे नहीं है कि पंडित जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया। राजीव जी ने सब कुछ किया, कंप्यूटर लेके आए, देश को नया देश दिया है।
तो हम इनकी तरह निकम्मे नहीं, लेकिन उनका कोई योगदान रहा नहीं आजादी में, ये बात सच है। बीजेपी के किसी आदमी का, आरएसएस किसी आदमी का योगदान आजादी में नहीं रहा। ये देश आजाद कांग्रेस ने कराया, यहाँ के लोगों ने कराया, ये सच है और ये सच रहेगा। अटल जी ने देश आजाद नहीं कराया है, गांधी ने इस देश को आजाद कराया है। गांधी इस देश की बुनियादों में है, ये बात 100% सच है और इसको कहने में हम नहीं चलते। वहीं लखनऊ से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। केसरबाग लालबाग इलाके में अचानक सड़क धंसने का मामला सामने आया है। लालबाग इलाके में चर्च के पास सड़क धंस गई। सड़क धंसने से जो लोग वहां पर मौजूद थे आसपास के, वो सहम गए, वो दहशत में आ गए। बीच रोड पर सड़क धंसने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लालबाग की है। लखनऊ के केसरबाग और लालबाग इलाके में अचानक सड़क धंसने का मामला सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब सड़क धंसी है तो किस तरीके से सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा हो गया है। इससे वहां के जो आसपास के लोग मौजूद थे वो दहशत में आ गए, वो सहम गए। बुलंदशहर से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। डेयरी कर्मचारियों से लूट का खुलासा किया है पुलिस ने। तमंचे की नोक पर डेयरी कर्मचारियों से लूट की गई थी। लूट में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। लूटे गए करीब 1,20,000 रुपए भी पुलिस ने इन चोरों के पास से बरामद किए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बुलंदशहर में तमंचे की नोक पर डेयरी कर्मचारियों से लूट की गई थी। पुलिस ने पूरे लूट का खुलासा किया है और लूट में शामिल 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और उनके पास से करीब 1,20,000 का जो कैश था, नकदी थी, वो बरामद की है पुलिस ने। और डेयरी के हेल्पर, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण शर्मा जुड़ गए हैं। वरुण, डेयरी कर्मचारियों से लूट की गई है बदमाशों द्वारा। पुलिस ने खुलासा किया है पूरे मामले का और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बता दूं, बुलंदशहर के खुर्जा में एक डेयरी की कार जो होती है, पनीर सप्लाई करती थी, उसके साथ लूटपाट की गई थी। तमंचे के नोक पर ये लूटपाट की गई थी, जिसमें पुलिस ने अपना जाल बिछाया, मुकदमा दर्ज करा। आज पुलिस को इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएसपी बुलंदशहर ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस मामले में जो डेयरी के संचालक था, उसमें एक कर्मचारी था, वो भी इसमें शामिल था। इस मामले में जो 1,20,000 रुपए की लूट हुई थी, वह लूटी हुई रकम बरामद की है। तमंचे, कारतूस, अवैध असला बरामद किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो लोग इस लूट में शामिल थे, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। यह लूट खुर्जा नगर क्षेत्र में हुई थी। रात के दौरान ये डेयरी संचालक जो कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर दिल्ली जा रहा था, उसी दौरान ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। वरुण, ये लूट की घटना को अंजाम कब दिया गया? और बताया जा रहा है कि डेयरी का एक हेल्पर वो शामिल था, उसकी मिली भगत से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ये हाल ही में पिछले दिनों 2 दिन पुराना ये मामला है। 2 दिन पहले ये लूट हुई थी, देर रात को ये लूट हुई थी और ये कैश लेकर और माल लेकर डेयरी का जा रहे थे। उसी दौरान खोजा क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें जो एक हेल्पर था, वो लूट की घटना में शामिल था। पुलिस ने इस मामले में हेल्पर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बिल्कुल वरुण, देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई आरोपियों की तरफ से करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।